Shri Ram. Next sum, if one of the two electrons of H2 molecule is removed, कि दो इलेक्ट्रॉनों में से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया है, we get a hydrogen molecular ion H2 plus in the ground state of H2 plus two protons. There are two protons, first and second. They are separated by a distance of 1.5 angstrom and electron is roughly 1 angstrom distance from each of the proton. कहता है डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, स्पेसिफाई चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। मान लिया ये Q1 है, ये Q2 और ये Q3 चार्ज है। तो 3 यदि चार्ज हो तो पोटेंशियल, आप सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी हम इन्फिनिटी पे लेके चलते हैं। तो इफ जीरो इज द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट इन्फिनिटी, देन ion present set up the potential energy of system should be 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12, ये Q1 Q2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12, Q2 Q3 डिस्टेंस R13, Q1 Q3 डिस्टेंस, सॉरी Q2 Q3 थे तो डिस्टेंस R13, Q2 Q3 तो डिस्टेंस R23। Now Q1 की वैल्यू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 की भी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, R13 दोनों के बीच की डिस्टेंस 1.5 एंगस्ट्रम, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻10 प्लस Q2 और Q3 के बीच, तो Q2 पॉजिटिव है, Q3 नेगेटिव है, डिस्टेंस आपकी 1 एंगस्ट्रम है, तो 1 इंटू 10⁻⁻10 प्लस Q1 पॉजिटिव, Q3 आपका नेगेटिव है और डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रम है। इन सबको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, पहले इन दोनों का एलसीएम लेके इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके साथ फिर इस तीसरे का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 10⁻9 से। तो ये सॉल्व होके आप हमारा आ जाएगा नियरली -3.072 इंटू 10⁻⁻18, क्योंकि दो टर्म हमारे नेगेटिव हैं और एक टर्म पॉजिटिव है। और जब हम इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, विच इज इक्वल टू -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two charged conducting spheres of radius A and B are connected to each other by a wire, कि दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस A और B है और वो एक वायर से कनेक्टेड हैं। व्हाट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेस ऑफ टू स्फीयर्स, कि उनके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका रेशियो क्या होगा। और इस रिजल्ट, use the result to explain why charge density on sharp and pointed ends of a conductor is higher than on its flatter portion, कि कोई भी कंडक्टर है यदि इरेगुलर शेप का है तो उसके पॉइंटेड एंड्स जो होंगे, शार्प एंड्स जो होंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हायर होगा इन कंपैरिजन टू फ्लैट पोर्शन। ओके, now two charge spheres radius A and B are connected to each other by a wire. They share their charges and acquire same potential. तो चार्ज जब तक फ्लो करता रहेगा, यदि हम किसी चार्ज से दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को कनेक्ट करें, जब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो V1 इज इक्वल टू V2 और पहले का जो पोटेंशियल होगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू A अपॉन B। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होगा सरफेस पे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, E2 होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, तो Q1 अपॉन Q2 ये B स्क्वायर ऊपर जाएगा, इनटू में B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। Q1 अपॉन Q2 के प्लेस पे
हमने a अपॉन बी रखा, a से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा b अपॉन a। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ गया। एज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बताते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। Hence surface charge densities will have the ratio sigma 1 upon sigma 2 is equal to E1 upon E2 is equal to B upon A. Thus surface density of charge at a point of conductor is inversely proportional to the radius, कि radius की वो inversely proportional होंगी। Hence charge densities of a conductor is much higher at sharp and pointed ends and less on its flatter portion, क्योंकि flatter portion की रेडियस ज्यादा होगी जबकि जो शार्प एंड्स हैं उनकी रेडियस कम होगी, इसीलिए वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पहले भी कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, two charges minus q and plus q are located at point 0 0 minus a and 0 0 a। इट मीन जेड एक्सिस पे हैं दोनों चार्जेस जो हैं भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 जेड एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। अब 0 0 जेड तो ये एक्सियल पॉइंट पर ही, एक्सियल पॉइंट पे कोई आपका पॉइंट आ गया है, और एक्स कॉमा वाई तो वो एक्स वाई प्लेन में है। तो फर्दर हम इसे आगे कर सकते हैं इस तरीके से कि ये जो हमारी डायपोल थी माइनस क्यू प्लस क्यू जेड एक्सिस के अलोंग है, और हम जानते हैं लेंथ ऑफ डायपोल 2a होती है, दे भी रखा है वहां पे, तो ये इधर प्लस है इधर माइनस है, ये 2a डिस्टेंस है। फॉर डायपोल पॉइंट 0 0 लाइज ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था P cos थीटा, हमने ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था प्रीवियस वीडियो हमारा है उसमें, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल वाला, तो उसमें हमने डेरिवेशन ड्राइव किया था, वहां पे V जो आता था P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता था। तो r यहाँ z की बात करेंगे, तो यहाँ पे वही z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो v इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब वो जो पॉइंट है x, y, 0 ये लाई करेगा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है, हमारी सेंटर से जाती है और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो पॉइंट होगा क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस में है जबकि हमारी एक्सियल लाइन जेड एक्सिस के अलोंग है, तो ये पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होगा, इसलिए यहां पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के लिए कह रहा था, obtain the dependence of potential on distance r if r is much greater than a or r upon a is much greater than 1. So if r upon a is much greater than 1 or r is much greater than a, then electric potential due to dipole is inversely proportional to r square होगा, that is v is inversely proportional to r square, क्योंकि a square को फिर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Next, third part, how much work is done in moving a small test charge from point 5 0 0 to minus 7 0 0। आप देखें ओनली x कोऑर्डिनेट गिवन है और जो डायपोल है वो z एक्सिस के अलोंग है, तो ये जब क्योंकि x है तो ये आपका क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी ये लाइन जो होगी हमारी। और इक्वेटोरियल लाइन पे जब पोटेंशियल 0 होता था तो वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो वर्क डन भी हमारा 0 होगा। As the motion of test charge from point this to this is along x-axis and potential is on electric potential is only along z-axis, hence work done is 0। हम ये भी कह सकते हैं कि जो x-axis होगा that is perpendicular or that is along the equatorial line and potential on equatorial line is 0, so net work done is 0। After that, does the answer change
if the path of test charge between same points is not along x axis, कि यदि जो x एक्सिस का जो पाथ है वो सेम पॉइंट्स के बिटवीन द सेम पॉइंट एक्स एक्सिस के अलोंग ना हो, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होती हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, फील्ड भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, hence the work done simply depends on position initial and final, it does not depends on the path। तो जो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वर्क डन 0 ही होगा, किसी भी पाथ से जाएं, क्योंकि वो हमारा पाथ पर डिपेंड करता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर 2.11 shows a charge array known as an electrical quadrupole, quadrupole double dipole को कहते हैं। So for a point on the axis of quadrupole, obtain the dependence of potential on R is much, R upon A is much greater than A, and contrast your result with due to an electric dipole and electric monopole, कि हमें किसी पॉइंट पे एक्सिस पे एक तो टोटल पोटेंशियल निकालना है और फिर उसको कंपेयर करना है जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल या मोनोपोल की वजह से आता है। ओके, ये हमारी इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, फिर यहीं पे माइनस क्यू चार्ज सब्स्टिट्यूट कर दिया है और फिर ये आपका प्लस क्यू चार्ज, और ये कोई पॉइंट P है जिस पर हमें पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस होल अरेंजमेंट। तो टोटल पोटेंशियल जो होगा एक तो इस क्यू चार्ज की वजह से होगा, दूसरा माइनस 2 क्यू चार्ज की वजह से होगा, तीसरा इस क्यू चार्ज की वजह से होगा। तो V1 क्यू चार्ज की वजह से, V2 माइनस 2 क्यू चार्ज की वजह से, और फिर V3 इस क्यू चार्ज की वजह से होगा। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q अपॉन डिस्टेंस यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस होगी R प्लस A, माइनस 2 क्यू चार्ज की वजह से जो माइनस 2 क्यू चार्जेस की वजह से पोटेंशियल के लिए जो डिस्टेंस लेंगे वो R लेंगे, और Q की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा वहां पे जो डिस्टेंस लेंगे वो R माइनस A लेंगे। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A माइनस 2Q अपॉन R एंड प्लस Q अपॉन R माइनस A। Q कॉमन ले लें, Q अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, 1 अपॉन R प्लस A प्लस 1 अपॉन R माइनस A माइनस 2 अपॉन R। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो एलसीएम R इंटू आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, दैट इज R इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल R प्लस ए था तो ये R इंटू आर माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे R माइनस ए था तो R इंटू आर प्लस ए, और यहाँ सिर्फ R था तीसरे टर्म में तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। इसे सॉल्व किया तो ये आपका आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a स्क्वायर अपॉन R इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आपका R क्यूब हो गया, Q इंटू 2a स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और 2QA स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 1 माइनस A स्क्वायर 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। It is given R upon A is much greater than A, so A upon R is very smaller than A, तो we can neglect A square upon R square, क्योंकि बहुत स्मॉल होगा इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो it comes out to 2QA square upon 4 pi epsilon naught R square। It means कि जो V है V is inversely proportional to R cube, that is electric potential due to a quadrupole is inversely proportional to the cube of distance along its axis, कि जो पोटेंशियल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R क्यूब के, इन केस ऑफ क्वाड्रपोल, जबकि डायपोल के केस में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता था, और मोनोपोल के केस में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है an electrician technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilowatt. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. कि हमें एक ऐसा अरेंजमेंट सजेस्ट करना है जो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को रिक्वायर्ड करता हो। देखें, एक कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड का, अवेलेबल है हमारे पास। सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 1 किलोवाट, तो पोटेंशियल कितना चाहिए? 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट चाहिए। A large number of 1 microfarad कैपेसिटर्स हैं। टोटल कैपेसिटेंस हमें कितना चाहिए था? 2 माइक्रोफैराड। हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स हैं which can withstand a potential difference of not more than 400, कि टोटल उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कैन बी ज्वाइंट। सपोज हम कुछ कैपेसिटर्स को सीरीज में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई सीरीज में ही पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो एक सीरीज में हम कितने पोटेंशियल वो कैपेसिटर्स ज्वाइन कर सकते हैं? तो टोटल हमें कितना चाहिए था? पोटेंशियल 400 वोल्ट का, और सॉरी एक कैपेसिटर 400 वोल्ट के साथ विदस्टैंड करता है। टोटल हमें चाहिए था 1 किलो वोल्ट का, यानी 1000 वोल्ट का। तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ज्वाइंट इन सीरीज जो हुए वो 1000 को 400 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 2.5। 2.5 मींस नियरली 3। इट मींस एट लीस्ट 3 कैपेसिटर्स शुड बी जॉइंड इन अ सीरीज। एक सीरीज में 3 कैपेसिटर ज्वाइन होने चाहिए। हुज कंबाइंड कैपेसिटेंस कितना होगा? भाई तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो अब सीरीज में आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप जानते हैं 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c होता है, तो वो 3/c हो जाएगा। 1/c डैश इज इक्वल टू 3/c, और c डैश इज इक्वल टू c/3 होगा। c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 माइक्रोफैराड। कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफैराड के अवेलेबल थे, तो 1/3 माइक्रोफैराड, यानी एक रो में जो हमने कैपेसिटर्स लगाए उन सभी का जो कैपेसिटेंस आया, यानी 3 कैपेसिटर्स जो लगाए थे उनका कंबाइंड कैपेसिटेंस 1/3 माइक्रोफैराड आया। तो ऐसी कितनी रो हम लगा सकते हैं? ये तो एक रो थी जो जिसका कैपेसिटेंस आया हमारा 1/3 माइक्रोफैराड। तो मान लिया हम ऐसी m रोज यदि अप्लाई कर सकें, तो m इंटू एक का यदि 1/3 माइक्रोफैराड है तो m का कितना होगा? m इंटू 1/3, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल जितना रिक्वायर्ड है दैट इज 2 माइक्रोफैराड। तो m की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी 6 माइक्रोफैराड जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं 2 माइक्रोफैराड अपॉन 1/3 माइक्रोफैराड। भाई एक रो से हमने वो डिवाइड कर दिया तो हमारी नंबर ऑफ रोज निकल जाएंगी। टोटल कैपेसिटेंस को यदि एक रो के कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दें तो हमारी टोटल रोज निकल आएंगी। तो m की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो हमारी m जो है नंबर ऑफ रोज 6 आ गई, और एक रोज में 3 आपके कैपेसिटर्स थे, तो टोटल आपके जो कैपेसिटर्स आ गए n इंटू m 3 इंटू 6 दैट इज 18। The technician should arrange these 18 capacitors in 6 parallel rows, each row consisting of 3 capacitors in the series. What is the area of the plates of 2 farad parallel plate capacitor given that separation between the plates is 0.5 centimeter? D आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, और 2 फैराड, तो C आपको कैपेसिटेंस गिवन है 2 फैराड। कहता है एरिया ऑफ सेपरेशन निकालना है कैपेसिटर्स। यू विल रियलाइज योर आंसर व्हाई ऑर्डिनरी कैपेसिटर्स आर इन द रेंज ऑफ माइक्रोफैराड और लेस। However, electrolytic capacitors do have a much larger capacitance because of a very minute separation between the conductors. So C is equal to 2 farad, D is equal to 0.5 centimeter, that is equal to 5 into 10 raised to power minus 3 meter.
तो C जो होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगा, यहाँ से A की वैल्यू C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, C के प्लेस पे C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, D के प्लेस पे D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। इसे हमने सॉल्व किया, ये आपका आएगा नियरली 1.13 इंटू 10⁹9 मीटर स्क्वायर। आपकी मर्जी, आपसे मीटर स्क्वायर में लिखें या किलोमीटर स्क्वायर में रखें। तो अब जब 2 फराड का कैपेसिटर था तो उसके लिए 1130 किलोमीटर जो है एरिया होना चाहिए ईच प्लेट का, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इसीलिए जो आपके जो फराड है बहुत बड़ा कैपेसिटेंस का यूनिट है, इसीलिए जो अधिकतर कैपेसिटी होती है कैपेसिटर्स की वो माइक्रो फराड में होती है या पिको फराड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। एक नेटवर्क गिवन है, इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फॉर अ 300 वोल्ट सप्लाई, पोटेंशियल आपको 300 वोल्ट दे रखा है। डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज भी निकालना है और वोल्टेज भी निकालना है। ठीक है, हम देखें भाई ये 200 और 200 जो है ये सीरीज में कनेक्ट हैं। तो जब ये सीरीज में कनेक्ट हैं तो इनके बीच का जो आपका कैपेसिटेंस होगा हम कह सकते हैं C2 C3 अपॉन में C2 प्लस C3। इट मीन्स 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200। हम ये भी कह सकते थे 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 या 1 बाय 200 प्लस 1 बाय 200, तो वो 2 बाय 200 हो जाता। 1 अपॉन C डैश जो होता तो वहां से 1 अपॉन 100 या C डैश डायरेक्ट 100 आया था। अदरवाइज पैरेलल के लिए हम डायरेक्ट लगा देते हैं, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं C2 C3 या C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो उससे डायरेक्ट हमारा ये 100 पिको फराड आ गया। मतलब इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो इनके प्लेस पे हमारा कितना आ गया 100। भाई इसको मैंने पहले रीड्रॉ किया इस तरीके से, तो इसको इधर हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। ये सर्किट ऐसी रही 100, यहाँ पे आ गया 300 आ गया। ये दोनों सीरीज में हैं तो सीरीज का इनका निकाल लिया 100 पिको फराड। अब जब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस 100 के साथ किस में है, पैरेलल में। तो C डैश इज इन पैरेलल टू C1। तो ये जो C डैश है ये C1 के साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो उस हिसाब से फार्मूला अप्लाई किया। ये हमारा आ गया 200 पिको फराड। यानी अब इस पूरी सर्किट का जो कैपेसिटेंस था वो 200 आ गया और इसके साथ ये 100 पिको फराड किसमें है, सीरीज में है। तो C डबल डैश इज इन सीरीज विद C4। इस C4 के साथ इस पूरे का जो रिजल्टेंट था वो सीरीज में है। तो सीरीज के लिए फिर वही C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो 200 इंटू 100 अपॉन 200 प्लस 100। तो यहाँ से आ जाएगा 200 प्लस 100 300, 0 से 0 200 अपॉन 3 पिको फराड। तो टोटल जो कैपेसिटेंस आ गया वो 200 अपॉन 3 पिको फराड आ गया। तो टोटल चार्ज जो होल अरेंजमेंट पे होगा Q इज इक्वल टू CV। C हमारा 200 अपॉन 3 पिको फराड, V कितना है 300। सॉल्व किया तो हमारा आ गया 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 पिको फराड, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 कुलम। सॉरी पिको कुलम नॉट फराड, क्योंकि चार्ज निकाल रहे हैं। तो ये हमारा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 कुलम आ गया। नाउ चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन C डबल डैश, इस कॉम्बिनेशन पे जो चार्ज होगा तो विच इज चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन C डबल डैश इज इक्वल टू चार्ज ऑन C4, जो C4 पे चार्ज होगा। क्योंकि सीरीज में सेम चार्ज फ्लो करता है, तो जितना चार्ज यहाँ फ्लो करेगा उतना ही यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन क्या था, इस पूरे का जो कैपेसिटेंस था उसके अक्रॉस फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C डबल डैश एंड C4 be V double dash and V4 respectively, then V double dash and V4 की वैल्यू कितनी है 300 है, तो 300 वोल्ट के इक्वल है। एंड V डैश अपॉन V4 जो इनका रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, C4 अपॉन C डबल डैश। क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है, तो
तो V डैश अपॉन V4 का जो रेशियो आया 1/2 आया कि V डैश और इसका जो रेशियो है 1/2 है। तो एक यदि x है तो दूसरे को हम 2x सपोज कर सकते हैं। तो 3x यदि 300 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो एक 100 वोल्ट आ जाएगा और दूसरा 200 वोल्ट आ जाएगा। नाउ इन द अरेंजमेंट C डबल डैश जो है उसमें C1 एंड C डैश आर इन पैरेलल। तो C1 और C डैश पैरेलल पे हैं तो इनका भी पोटेंशियल क्या होगा सेम ही होगा। तो V1 इज इक्वल टू V डैश इज इक्वल टू V डबल डैश इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो वो 100 वोल्ट के इक्वल होगा और वहां पे जो चार्ज होगा Q1 दैट इज इक्वल टू C1 V1। C1 आपको 100 पिकोफैराड और V1 कितना 100 वोल्ट। तो 100 इंटू 100 वोल्ट 10 की पावर 4 पिकोफैराड। C2 और C3 कैपेसिटेंस सेम है और यहाँ पे पोटेंशियल भी सेम ही होगा। वो कितना होगा V डैश बाय 2। दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल होगा क्योंकि नेट पोटेंशियल जो आपका है दोनों सीरीज में है ना ये आपके C2 और C3। C2 और C3 जो हैं वो आपके सीरीज में हैं। ये इसमें आपके ये C2 और C3 सीरीज में हैं क्योंकि दोनों का जो कैपेसिटेंस सेम है तो इन पे पोटेंशियल हाफ हाफ हो जाएगा यानी 50 इस पे हो जाएगा और 50 इस पर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज आएगा Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू C डैश V डैश। तो 100 पिकोफैराड इंटू 100 उन दोनों का जो नेट कॉम्बिनेशन का जो वो था ना कैपेसिटेंस वो C डैश था सीरीज में सेम वो लेते हैं ना। तो Q2 इज इक्वल टू Q3 जो उनके ऊपर वो आएगा वो C डैश इंटू V डैश आएगा दैट इज 100 इंटू 100 10 की पावर 4 पिकोफैराड। V2 इज इक्वल टू V3 पोटेंशियल वहां अलग से निकाल दिया और जो चार्ज फ्लो करेगा Q2 और Q3 जो चार्ज फ्लो करेगा वो C डैश V डैश के इक्वल होगा क्योंकि सीरीज में सेम चार्ज फ्लो करता है। तो उन दोनों का नेट कैपेसिटेंस लेंगे दैट इज इक्वल वो C डैश था। अलग अलग नहीं लेंगे क्योंकि चार्ज जो होता है सीरीज में सेम फ्लो करता है तो इसलिए नेट कैपेसिटेंस लेंगे इसीलिए यहाँ पे C डैश लिया है। और पोटेंशियल V डैश जितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसके अक्रॉस 100 वोल्ट तो 100 वोल्ट ही लिया है। तो C डैश कितना है हमारा 100 और V डैश भी कितना है 100 तो 10 की पावर 4 पिको कुलाम और 10 की पावर -8 कुलाम के इक्वल आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली एनसीईआरटी पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। The plates of a parallel plate capacitor have an area of 90 centimeter square। तो एरिया आपको 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। D आपको 2.5 mm। mm को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पोटेंशियल आपको 400 वोल्ट गिवन है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर निकालनी है हमें। सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालते हैं। हम जानते हैं हाफ CV स्क्वायर होती है तो उसके लिए हमें कैपेसिटेंस चाहिएगा और C निकालने का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है। तो A के प्लेस पे हमने A की वैल्यू 90 सेंटीमीटर थी तो 90 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 लग जाएगा। 1 सेंटीमीटर जो होता है 1/100 मीटर के होता है सेंटीमीटर स्क्वायर तो 1/100 इंटू 1/100 1/10 की पावर 4 और उसे हम लिख सकते हैं 90 इंटू 10⁻⁻4। तो A के प्लेस पे A की वैल्यू रखी एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू D के प्लेस पे D की वैल्यू। इसे हमने सॉल्व किया ये नियरली आ जाएगा 31.86 इंटू 10⁻⁻12 कैपेसिटेंस है यूनिट होती है फैराड। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ CV स्क्वायर होती है। तो C के प्लेस पे हमने C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की V के प्लेस पे 400 और इसको सॉल्व किया तो नियरली आ जाएगा 2.55 इंटू 10⁻⁻6। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर उन्होंने कहा था सबसे पहले हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर।
View this energy stored in the electrostatic field between the plates. Obtain the energy per unit volume. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकालना है. Hence arrive a relation between mu and the magnitude of electric field E between the plates. तो वॉल्यूम हमने निकाला यहाँ से A into D, that is 2.25 into 10 raised to power -3, और फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम म्यू इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. तो सॉल्व किया, ये आया 0.113 जूल पर मीटर क्यूब. नाउ रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी म्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई. हम जानते हैं एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी एनर्जी जो होती है म्यू इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होती है. अच्छा जी, हाफ CV, C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू वी स्क्वायर, वॉल्यूम A इंटू डी. ये म्यू जो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हमारी एनर्जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला A इंटू डी. एनर्जी डेंसिटी निकाली हमने, जो U है इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट AV स्क्वायर अपॉन D अपॉन में AD. तो A से तो A कैंसिल हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर आ गया. हम जानते हैं V अपॉन डी E के इक्वल होता है, हमने कहा था ना E इज इक्वल टू dV/d dx. तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, V अपॉन डी E के इक्वल होता है. तो V अपॉन डी के प्लेस पे यदि मैं E रख दूं तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये हमारा रिलेशन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है. 27 sum, a 4 microfarad capacitor is charged by 200 volt supply. तो पोटेंशियल 200 वोल्ट दे दिया. C कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 4 माइक्रोफराड है. It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in form of heat and electromagnetic radiation? तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, C1 हमें दे रखा है 4 माइक्रोफराड, C2 दे रखा है हमें 2 माइक्रोफराड, और इनिशियल अगर 200 वोल्ट था, जब दोनों को हम लिंक कर देंगे तो V1 हमारा 200 वोल्ट था, स्टार्टिंग जो पोटेंशियल दे रखा था, और V2 जो होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाएं. तो V2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दूसरे काम में पोटेंशियल नहीं दे रखा. ऑन शेयरिंग ऑफ चार्ज लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पीछे भी हमने न्यूमेरिकल किया है. डायरेक्ट फॉर्मूला होता है C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2. तो उस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया, जो हमें C1 C2 इनके प्लेस पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, V1 के प्लेस पे V1 की, V2 के प्लेस पे V2 की वैल्यू, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आ जाएगा नियरली 2.67 into 10 raised to power -2 joules. Next question, this is also important one, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है. Show that the force on each plate of a parallel plate capacitor has magnitude equal to 1/2 QE. जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो ईच प्लेट है उस पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड 1/2 QE होता है. Where Q is the charge on capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates. Explain the origin of the factor 1/2, कि 1/2 कहाँ से आया. तो हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज वाले पे फोर्स F लग रहा है, वो राइट हैंड साइड की ओर पॉजिटिव हमेशा बाहर की ओर लगेगा. नेगेटिव वाला है माइनस वाला, तो इस पर जो आपका फोर्स लगेगा उसकी फोर्स की डायरेक्शन जो दे रखी है, F with the force between them. तो फोर्स हमेशा जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है. ये डायरेक्शन
हम केवल पॉजिटिव के लिए लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेगेटिव की जो होती है वो उल्टी डायरेक्शन होती है। तो यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है तो ऑब्वियसली नेगेटिव पे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब क्या होगा, इफ द प्लेट्स बी डिस्प्लेस्ड, ये स्मॉल फोर्स की वजह से यदि जो प्लेट्स हैं वो डिस्प्लेस होती हैं स्मॉल डिस्टेंस dl तक, तो जो वर्क डन होगा F डॉट dl हो जाएगा। दिस वर्क रिजल्ट इन चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो होगी आपकी चेंज होगी। तो एनर्जी डेंसिटी हम जानते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, वॉल्यूम A इंटू dl। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। भाई एनर्जी डेंसिटी जो होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। यदि मैं एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमने एफ डी एल रख दिया, जो वर्क डन था यही तो पोटेंशियल एनर्जी था। तो एफ डी एल इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी एल, डी एल से डी एल कैंसिल हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए। ई स्क्वायर को मैं ई इंटू ई लिख सकता हूं, और इस ई को हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो एक ई के प्लेस पे हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा, बाकी ऐसे का ऐसे ही, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो 1/2 सिग्मा ए इंटू ई। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को यदि हम एरिया से मल्टीप्लाई करें तो टोटल चार्ज आ जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया होती है तो यदि मैं उसे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल चार्ज आ जाएगा। इसलिए सिग्मा ए की वैल्यू जो होगी वो Q होगी। तो 1/2 QE। नाउ फिजिकल ओरिजिन ऑफ फैक्टर 1/2 जो आया इन द अबव फार्मूला फॉर फोर्स लाइज इन फैक्ट that just between the plates of capacitor electric field is E but outside electric field is 0। तो दोनों की एवरेज वैल्यू ले ली E की E/2। तो E/2 फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है फोर्स को, क्योंकि अंदर जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वो तो ये है, लेकिन आउटसाइड में हमने पढ़ा भी था कि जब इनफाइनाइट प्लेन शीट्स होती हैं तो उनकी वजह से आउटसाइड में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो 0 होती है, केवल बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E होती है। तो हमने उसकी एवरेज वैल्यू ले ली E/2, तो वो फोर्स को कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए फैक्टर 1/2 इस फार्मूला में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू, धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।